हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी वीआईपी क्लासेज में। आज अपन 10th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक और लवण लवण क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी किन के साथ में अभिक्रियाएं होती हैं, ये चीजें अपन जानेंगे। और इनके गुण धर्म क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ये इनका जो भी इनके अंदर क्वालिटी पाई जाती है, ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर के अंदर कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपन को दे रखा है ना बुक के अंदर, वो अम्ल और क्षारक के बारे में दे रखी है चीजें, ठीक है ना। उसको अपन पॉइंट वाइज करके एक अंतर और समानता के रूप में एक इसकी सारणी बना लेते हैं, दोनों की, अम्ल की और क्षारक की। अब दोनों के अंदर अपन क्या समानता है और क्या अंतर है, उन चीजों को लेकर के आपस में इनका कंपेयर करते हुए इनको चलेंगे, ताकि अपन को पढ़ने में इजी रहेगी ये चीजें सारी। और जैसे जैसे अपन इसमें आगे बढ़ेंगे तो अपन को एकदम अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, अपन पॉइंट बना रहे हैं इसके लिए, अम्ल एवं क्षारक में समानता एवं अंतर। अम्ल क्या होते हैं, अगर इसका पहला पॉइंट देखें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका जो टेस्ट होता है ना, अगर आप इसको खाओगे अम्ल को तो खट्टा होगा। अब अम्ल क्या है, अगर आप बोलो तो स्वाद में खट्टे क्या है, जैसे कि इमली है, संतरा है, ठीक है ना, और नींबू का रस है, जो भी खट्टा टेस्ट दे रहे हैं ना, खट्टापन आ रहा है मुंह के अंदर, तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, ये सारी की सारी चीजें आएंगी अम्ल में। ये जो इसका स्वाद खट्टा है वो आएगा अम्ल में। अब क्षारक क्या होता है, क्षारक ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये कड़वे होते हैं, कड़वे से मतलब क्या है, किस टाइप के कड़वे होंगे, जैसे कि अब खाने में टेस्ट में आया आपके, कड़वे है क्या, सबसे पहले क्षारक है क्या चीज, क्षारक अपमार्जक होते हैं। अब अपमार्जक जो भी आप साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह यूज में लेते हैं डेली रूटीन के अंदर, तो सारे के सारे अपमार्जक ये कड़वे होते हैं ना, ये क्षारक है और ये कड़वे होते हैं। अब आप कहोगे साबुन वगैरह तो कभी खाने में आया नहीं है, या शैम्पू भी नहीं खाया है, तो अपन कभी कभी सर पे शैम्पू करते हैं, है ना, तो शैम्पू कभी कभी क्या होता है, शैम्पू मुंह के अंदर भी चला जाता है, तो अपन को उसका टेस्ट पता चल जाता है कि इसके अंदर किस टाइप का टेस्ट है, तो आपको खारापन उसके अंदर महसूस होगा। या फिर अगर कहीं पे बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने के बाद में अपन क्या पाउच यूज में कर लेते हैं। अगर अपन कहीं होटल वगैरह और में जा रहे हैं तो उसमें पाउच यूज में लेते हैं अपन शैम्पू का, तो पाउच को मुंह से अक्सर खोल दिया जाता है। उसको जैसे ही मुंह से खोलते हैं तो उसका टेस्ट अपने मुंह के अंदर आता है कुछ हद तक, तो उसका स्वाद अपन को यहाँ पे, क्षारक का स्वाद, यहाँ पे टेस्ट अपन उसको पता चल रहा है। और इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कौन, अम्ल। अम्ल क्या करता है, जैसे ही आप इसके पास में नीला लिटमस पत्र लेकर के गए, इसके अंदर डुबाया नीला लिटमस पत्र, और उसको क्या कर देगा, ये लाल कर देगा। अब अम्ल क्या होता है, H2SO4 का अगर अपन ने घोल ले लिया, H2SO4 अम्ल है, उसके अंदर उसके पास में लेकर गए आप, ये नीला लिटमस पत्र लेकर के गए, तो इसको नीले लिटमस पत्र को जैसे ही अपन इसको डुबोते हैं H2SO4 के अंदर, तो ये क्या होगा, यहाँ पे नीले से लाल कलर में चेंजिंग हो जाता है, यानी कि लिटमस पत्र का कलर चेंज कर देता है। ये इसकी पहचान बताई जा रही है, ठीक है ना। अब क्षारक की पहचान क्या है, क्षारक क्या होता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ठीक है ना। नीला, सॉरी यहाँ पे गलत दिख दिया, नीला कर देते हैं। ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। HCl क्षारक होता है। अब क्षारक के अंदर आप जैसे लाल को डुबोगे, लाल लिटमस पत्र को डुबोगे, बाहर निकालने के बाद में आपको ये नीला नजर आएगा। ये इसकी पहचान है क्षारक की। ये रासायनिक पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन का निर्माण करते हैं। अब क्या होगा, ये जल के अंदर अगर आप इसको डालते हो, जैसे कि ये H2SO4 है, H2SO4 को ये एक अम्ल है। अब इसकी अभिक्रिया जल के साथ में करवाई जाती है, यानी कि जल के अंदर इसको घोला जाता है, ठीक है ना। जैसे इसको जल में घोलते हैं तो इसमें से H+ आयन क्या करेंगे, इस जल के अंदर ये घुल जाएंगे, इसके विलयन के अंदर घुल जाएंगे। ये रासायनिक पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ विलयन का निर्माण करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन प्लस H+ का आयन का बहुत अधिक मात्रा में निर्माण करते हैं। या फिर
ये रासायनिक पदार्थ जो प्रोटॉन का दान करते हैं, ये जो अम्ल है ना, ये क्या करते हैं, प्रोटॉन का दान करते हैं। देखो हाइड्रोजन के पास में क्या होता है, अगर आप हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन के पास में है क्या, एक तो इलेक्ट्रॉन एक है और दूसरा है प्रोटॉन प्लस, यानी कि H प्लस निकल रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन निकल रहा है। तो आप इसको यह भी कह सकते हो ना, ये रासायनिक पदार्थ प्रोटॉन का दान करते हैं। अम्ल क्या करते हैं, जल के अंदर घुल करके प्रोटॉन बाहर निकालते हैं, H प्लस बाहर निकल रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे H प्लस बाहर निकलने से मतलब हो रहा है यहाँ पे प्रोटॉन का दान किया जा रहा है, प्रोटॉन बाहर निकल रहा है। समझ में आ रही है ना बात, ये आराम से। क्षारक वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH देता है। अब यहां पे ये क्या दे रहा था, H प्लस आयन दे रहा था, अम्ल दे रहा था H प्लस आयन, और ये देते हैं OH माइनस आयन देते हैं। क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। अब यहाँ पे H के अंदर माइनस एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जो जिसमें माइनस एक्स्ट्रा रहेगा ना, वो प्लस क्या कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है। तो यहाँ पे अपने पास में जो क्षारक जो है, क्षारक के पास में H माइनस एक्स्ट्रा है, यानी पे यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन को अपने अंदर समायोजित कर सकता है, प्रोटॉन ले सकता है। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, नंबर 4 पे, जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। अगर आपके पास में जलीय विलयन है, किसका, अम्ल का, यानी कि H2SO4 है और H2SO4 का जलीय विलयन है, उसके अंदर अगर आप किसी तार को, वायर को डाल करके विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हो तो वहां पे विद्युत धारा चल जाएगी। मान लो एक सर्किट बनाया जाता है उसके लिए, और सर्किट बनाने के बाद में उस सर्किट को अम्ल के से अंदर से सर्किट को निकाला जाता है, खुले हुए तार हैं और उसको अम्ल के अंदर से निकाल रहे हैं, और फिर उससे बल्ब जलाना है। पानी के अंदर से अगर देखते हो आप तो पानी से तो बल्ब जलेगा नहीं, वहां पे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन अम्ल जो आपके पास में अम्ल है, H2SO4 है लिक्विड के रूप में, ठीक है ना, तो लिक्विड के रूप में, तो उसके अंदर आप जैसे तार डालोगे तो यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और ये विद्युत धारा की वजह से यहाँ पे बल्ब जलने लगता है। ये भी जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। क्षारक जो होते हैं ये भी जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, दोनों में समानताएं हैं। धातु के साथ अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस व जल का निर्माण करते हैं। अब क्या करते हैं ये, इस पॉइंट को एक लाइन के अंदर लिखते हैं अपन। देखो धातु के साथ में अम्ल अभिक्रिया करेगा, धातु की और अम्ल की आपस में अभिक्रिया होगी तो अपन को लवण और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो यहाँ पे इस पूरी पॉइंट को, नंबर 5 के पॉइंट को लिख रहा है ये, धातु के साथ में जब ये अभिक्रिया करते हैं लवण, कोई सा भी लवण जब धातु के साथ में अभिक्रिया करेगा तो इसके साथ में क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। धातु से अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस व लवण का निर्माण होता है। यहाँ पे भी सेम है, धातु की जगह आपको क्षारक लेना है। अब यहाँ पे अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, धातु की अभिक्रिया क्षारक के साथ में करवाने पर क्या प्राप्त होता है, तो लवण और हाइड्रोजन गैस दोनों में उत्पाद सेम है, उत्पाद दोनों में सेम है, लेकिन क्रियाकारक अम्ल की जगह आपको बस अम्ल लिखना है और क्षारक की जगह क्षारक लिखना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको जो, मान लो कि जो क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है आपको, मान लो जैसे कि क्षारक दिया हुआ है, क्षारक की लवण के साथ, क्षारक की धातु के साथ में अभिक्रिया करने के बाद में क्या बनता है, तो आपको जो ये बन रहा है ये तो सेम है, एज इट इज है। अभिक्रिया के अंदर जो आपको पर्सन में दिया हुआ है क्रिया कारक के अंदर बस उसको लिखना रहता है। मान लो क्षारक दिया हुआ है तो क्रिया कारक आप धातु के साथ में क्रिया करवा दो क्षारक की, और अगर लवण दिया हुआ है, अम्ल दिया हुआ है, तो आप अम्ल की क्रिया करवाओगे धातु के साथ में, और अपन को जो उत्पाद मिलेगा वो लवण और हाइड्रोजन गैस के रूप में ही मिलेगा, दोनों के अंदर ही। अब इनका पीएच का मान 7 से कम होता है। अम्ल जो होते हैं ना, इसका छठा पॉइंट क्या है, इसका पीएच का मान क्या होता है, 7 से कम होता है। अभी 7 से कम क्या है, मान एक स्केल होती है, ठीक है ना, इसमें से पीएच मान ज्ञात किया जाता है। जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल के मान, मान लो कि ये एक स्केल है, ये 7 तक का पॉइंट है, और यहाँ 7 प्लस का पॉइंट है, 14 तक की स्केल होती है।
आगे इसके बारे में डिटेल में है और अपन इसको पढ़ेंगे। अभी ये बस इतना ही समझ लीजिए, ये स्केल है, यहाँ पे 7 से कम का, 1 से लेकर के 7 तक का है, यहाँ से 7 से लेकर के 14 तक का है। जो 7 के बीच में रहेगा ना, 7 के इस साइड में रहेगा, वो अम्ल की श्रेणी में आएगा। जिसका मान 7 से कम में रहेगा वो अम्ल की श्रेणी में आएगा, और जिसका मान 7 से अधिक रहेगा पीएच स्केल पर, इसको पीएच स्केल बोल रहे हैं, और पीएच स्केल पर जिसका मान 7 से अधिक रहता है वो क्षारक कहलाता है। ठीक है, तो इनका मान आपको पता चल गया है। पीएच का मान, अम्ल का मान पीएच स्केल पे कितना होगा, 7 से कम होगा, और क्षारक का मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। एग्जाम्पल इसका एक दे रखा है, एग्जाम्पल क्या है, देखो ये एग्जाम्पल जो है यहां पे नंबर 5 पॉइंट के साथ में लिखना था, थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने इसको, ठीक है ना। तो ये धातु के साथ में जो अभिक्रिया हो रही है ना, इसका एक एग्जाम्पल दिया है H2SO4। ये क्या है आपके पास में, ये अम्ल है, H2SO4 अम्ल है। जिंक दे रखी है, जिंक के साथ में क्रिया कर रही है। यहाँ पे लवण बन रहा है, लवण क्या है, नमक है, ठीक है ना, खाने वाला। जो नीचे बचेगा ना वहां पे नमक, पानी के अंदर जो, तो नमक बन रहा है। ZnSO4 बन रहा है, यहाँ पे ZnSO4 लवण बन रहा है, प्लस H2 गैस बन रही है। इसके अलावा NaOH की क्रिया करवाई जाती है Zn के साथ में, जिंक के साथ में, तो Na2 ZnO2 बनता है और साथ में गैस बनती है। ये आपकी हो गया क्षारक हो गया, और इसी के साथ में ये आपका अम्ल है, सॉरी धातु है, और यहाँ पे लवण और गैस का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ तक अपन ने एकदम अच्छे से समझ लिया है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। धातु और अम्ल की क्रिया के पश्चात में लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो धातु और क्षारक की अभिक्रिया से लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ पे बस ये क्रिया कारक चेंज है, बाकी जो उत्पाद है वो दोनों में सेम है। अब इसके आगे का क्या है वो देखते हैं। नंबर 7 पॉइंट क्या है, देखिए, अम्ल की प्रबलता हाइड्रोनियम आयन H3O+ की अधिकता पर निर्भर करती है। जिसके अंदर H3O+ अधिक मात्रा में होगा उसका उतना ही अधिक अम्लीय प्रकृति होगी, उसकी प्रबलता उसके ऊपर निर्भर करती है। यानी कि अम्ल की प्रबलता किसके ऊपर निर्भर कर रही है, हाइड्रोनियम आयन के ऊपर निर्भर कर रही है। इसी तरह से जो क्षारक होते हैं, क्षारक की प्रबलता निर्भर करती है OH के ऊपर, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर इनकी प्रबलता निर्भर करती है। जितने हाइड्रोक्साइड आयन होंगे उसमें वो उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल का निर्माण होता है। धात्विक ऑक्साइड है, ठीक है ना, धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई जा रही है अम्लों के साथ में। यहां पे मैं इस चीज को बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। जब अम्ल और क्षारक के आपस में अभिक्रिया होती है, बस इसको आपको ध्यान रखना है अभी, फिर इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, इसके इसी चैप्टर के अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है, अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। अभी आप ये ध्यान रखो, अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करने के बाद में जो उत्पाद बनाते हैं वो लवण है और जल है। यहां तक बात है गई समझ में। अब यहाँ पे चलते हैं फिर से। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड है वो अभिक्रिया करके लवण जल का निर्माण करते हैं। अब क्या है धात्विक ऑक्साइड, देखो ये इसको, इस भाषा को इस अभिक्रिया के रूप में लिख दिया है। क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल बराबर इक्वेशन है, तो ये लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। अब अपने पास में धात्विक ऑक्साइड क्या है, तो देखो CuO कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl के साथ में, अम्ल के साथ में करवा रहे हैं, तो किसका निर्माण हो रहा है, CuCl2, ये लवण है और इसके साथ में जल का निर्माण हो रहा है। ये अभिक्रिया संपन्न हो गई। अब आगे क्या है ये देखिए, इससे ये पता चलता है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं। ये जो धात्विक ऑक्साइड है ना, यहाँ पे देखो धात्विक ऑक्साइड और अम्ल की क्रिया के पश्चात अपन को लवण और जल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आप देखोगे अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया से लवण और जल मिल रहा है। तो यहाँ पे
अम्ल तो में है अपने पास में, लेकिन क्षारक उपस्थित नहीं है। क्षारक की जगह अपने पास में धात्विक ऑक्साइड है। ये क्रिया करके लवण और जल जो यहाँ पे मिल रहा है वो यहीं पे मिल रहा है उत्पाद के अंदर। इस उत्पाद की वजह से अपने पास में क्या होगा, इससे पता चलता है जो धात्विक ऑक्साइड है, ये धात्विक ऑक्साइड, इसकी प्रकृति क्या होती है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, इससे पता चलता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कर दीजिए यहाँ पे, की प्रकृति क्षारकीय ऑक्साइड क्षारकीय होती है, बस इतना लिख दीजिए ना, क्षारकीय होती है। इसी तरह से आप देखोगे क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होने पर क्षारक के और उसकी अधात्विक ऑक्साइड है, धातु वाला ऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड है। अब देखो यहाँ पे जो ये धात्विक ऑक्साइड लिए ना, CuO तो जला हुआ तांबा होता है, या कोई भी चीज है, जिंक है, ZnO हो गया, जिंक है, उसकी भी अभिक्रिया करवा सकते हो। HCl की कुछ बूंदे डालोगे ना तो इसका जल छोड़ देगा वहां पे, तो ये अभिक्रिया ऐसे संपन्न हो जाती है। इसी तरह से अगर आप क्षारक को देखते हो तो क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल का निर्माण होता है। अधात्विक ऑक्साइड है यहाँ पे, धातु वाला ऑक्साइड नहीं, अधात्विक ऑक्साइड है जिसके अंदर O उपस्थित है और इसके अंदर लवण और जल मिल रहा है। देखो अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षारक, लवण और जल, ये लवण और जल मिल रहा है ना, ये यही है। यहाँ पे क्षारक है, यहाँ पे अम्ल है, क्षारक है यहाँ पे भी, यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड है, यहाँ पे अम्ल है। बात समझ में आ रही ना, लेकिन उत्पाद दोनों में सेम है। इस बात को देखते हैं। NaOH ये क्या है, क्षारक है आपके पास में, इसकी क्रिया हो रही है अधात्विक ऑक्साइड CO2 के साथ में, बनता है Na2CO3 प्लस जल, लवण और जल बन गया है यहाँ पे। इससे पता चलता है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड किसका काम कर रहा है यहाँ पे, अम्ल की जगह काम कर रहा है ना, तो ये इसकी प्रकृति क्या हो गई, अम्लीय प्रकृति है ना। तो जो अपन को अम्ल के साथ में क्रिया के बाद में अपन को मिलने वाला था उत्पाद, वो अधात्विक ऑक्साइड की वजह से मिल रहा है, तो ये अम्लीय प्रकृति कहलाएगी इसकी। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अम्ल है इसकी अभिक्रिया करवाई जाएगी। इसकी अभिक्रिया होगी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। उसके बाद में क्या बनता है इसके बारे में देखते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये तीन चीजें मिलेगी। या तो फिर देखो, अब इसको अपन ने एक अभिक्रिया के रूप में लिख दिया है। यहां पे देखो, ये इसकी भाषा को अपन ने पूरा बना करके एक अभिक्रिया बना दी है। यहाँ पे अम्ल है, ये अम्ल क्रिया कर रहा है, या तो धातु कार्बोनेट है या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इन दोनों में से किसी एक के साथ में क्रिया कर रहा है अम्ल। ये क्रिया के पश्चात में या तो लवण बनाता है प्लस जल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। देखिए अभिक्रिया क्या है, देख लीजिए यहाँ पर Na2CO3 ये सॉलिड है, धातु कार्बोनेट है। Na2CO3 क्रिया करता है HCl के साथ में, ठीक है, ये बनाता है NaCl, और इसके साथ में लवण बन रहा है, इसके साथ में H2O जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसी तरह से ये तो हो गया आपका कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है ये। यहां पे देखो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्रिया करता है HCl अम्ल के साथ में, और ये बनाता है NaCl जल, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस। अब जो हाइड्रोजन गैस बनी है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बनी है ना, इसको क्या करते हैं, चूने के पानी के अंदर डालते हैं। चूने के पानी, कोई चूना है ना, चूना लेते हैं ना घरों के अंदर काम में लेते हैं चूना वगैरह। आप भी अपने इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे अंदर चूने के बारे में पढ़ा भी था। तो उसका सूत्र क्या है, देखो चूने का पानी का चूना क्या है, जल के अंदर घुला हुआ है, CaOH2 ये सूत्र बना था, और इसको अपन CO2 गैस इसके अंदर प्रवाहित करते हैं, इसके अंदर छोड़ी जाती है। जिसे आप इसके अंदर CH2 छोड़ोगे तो श्वेत अवक्षेप के रूप में अपन को यहाँ पे CaCO3 प्राप्त होगा, और साथ में जल का निर्माण होगा। अब मान लो CaCO3 बन गया है और जल भी बन गया,
फिर भी अधिक मात्रा के अंदर और ज़्यादा। अब ये क्या होता है कि इसकी पहचान क्या होगी, ये श्वेत अवशेप बनाता है, सफ़ेद कलर के ना एकदम सफ़ेद अवशेप बनाता है, ये इसकी पहचान है। अब ये बनने के बाद में एक अभिक्रिया और बताई है किताब में कि इसके बनने के पश्चात भी CO2 गैस और ज़्यादा प्रवाहित की जा रही है, यानी कि मात्रा से अधिक CO2 गैस दे दी जाए, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर निम्न क्रिया होती है। क्या होगा, CO3 और H2 है अपने पास में, इसके अंदर और गैस प्रवाहित कर दी गई है आपके पास में। जैसे इसको जल के अंदर और ज़्यादा CO2 छोड़ेंगे अपन इस पदार्थ के अंदर श्वेत अवशेप में, तो CO2 और ज़्यादा छोड़ने की वजह से ये जल में विलेयशील एक पदार्थ मिलेगा, एक जलीय अजीब सा जलीय विलेयशील अपन को पदार्थ मिलेगा जो बनेगा CaHCO3, ठीक है ना। तो ये जल में विलेयशील है, जल में घुला हुआ पदार्थ है, ये बना पदार्थ जल में विलेय है। अब देखो यहाँ पे अपन ने जो क्रिया करवाई थी ये सारी की सारी अम्ल के साथ में थी, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ में थी। लेकिन अब अपने पास में लवण बच जाता है, तो लवण अपने पास में क्षार बच जाता है ना, तो क्षारक जो होते हैं ना, क्षारक क्या नहीं करते यहाँ पे, इसके साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्षारक जो होते हैं ये धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ में क्रिया नहीं करते हैं, तो अपने पास में ये क्रिया नहीं है। यहां तक अपने ये देख लिया। अब इसके आगे का एक क्रिया और है, उसको देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है अपने पास में, अम्ल क्षारक की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, ये अगला पॉइंट है अपना, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके, जब दोनों को आपस में टकराया जाता है, जब दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है अम्ल और क्षारक की, तो अपन को लवण और जल का निर्माण होता है, अपन को लवण और जल मिलते हैं, ठीक है ना। अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया जब अम्ल और क्षारक की आपस में क्रिया होगी, अम्ल और क्षारक की क्रिया होगी, मतलब लवण और जल बनेगा, और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रल है ना, चीजें न्यूट्रल हो जाएंगी, इसके अंदर बैलेंस हो जाएगा चीजों का। अम्ल प्लस क्षारक और बनेगा लवण, जल बनता है। NaOH है, एक क्रिया करता है HCl के साथ में, NaCl बनता है, साथ में जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तक अपने अभी तक सेकेंड चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको अगले लेक्चर के अंदर लेंगे, अगले वीडियो के अंदर लेंगे उसको। अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहाँ तक कितना समझ में आया है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी ही।